यह मेरा एक परम सौभाग्य है कि 2017 से लेकर के मैं अभी तक के सारे रहवास में सम्मिलित हुआ हूँ और इस रहवार के लिए, इस आयोजन के लिए मैं हिलमेल फाउंडेशन के चेयरपर्सन भाई मंजीत नेगी जी और चेतना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने पर्यावरण से इस चीज़ को अभी सार्थक किया है। हर बार कुछ ना कुछ उत्तराखंड के लिए नया सोचते हैं, नया विचारते हैं और नया मंथन लेकर के हम लोग आते हैं और जब हम सब मिलते हैं तो एक सार्थक चर्चा उस पर होती है, चिंतन होता है, मंथन होता है और उसके बाद उस पर अमल के लिए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सब मिलकर के एक दूसरे के साथ इसको करने की कोशिश करते हैं। आज माननीय युवा कर्मठ मेहनतकश मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी का आपने उद्बोधन सुना है और यही एक वो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और एक्शन में हमारा उत्तराखंड है। जब एक्शन और विजन साथ मिलता है तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड को, यह दशक उत्तराखंड के नाम को करने में कोई भी हमें कोताही नहीं होनी चाहिए और हम इसको ये उत्तराखंड के लिए ही ये 10 साल जो है हम समर्पित करेंगे। यही कारण है कि आज एक सिलक्यारा में जहां 41 मजदूरों को निकालने की मुहिम सब करीब लगभग भारत सरकार की प्राइवेट एजेंसीज, राज्य सरकार की 25 एजेंसियां, सब लोग मिल करके हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री श्री धामी जी और भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल वीके सिंह जी दोनों वहां पर जमे हुए हैं, डेरा जमाए हुए बैठे हैं। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र पीएमओ जो है कितनी बारीकी से इस पर निगाहें बनाए बैठा है। मैं उत्तराखंड के ज्यादा बात ना करके मैं सीधा जो हूं आपदाओं के ऊपर आऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 में कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड का है और उन्होंने यह भी कहा था कि उत्तराखंड के लोगों की ताकत इस दशक को उत्तराखंड दशक बनाएगी। ये हम लोगों की ताकत ही है, ये उत्तराखंड के लोगों की ताकत ही है और जो दिल्ली में और राज्य में जहां भी पूरे विश्व में जहां उत्तराखंड के लोग बैठे हैं, ये हम सब लोगों का एकजुट होना, एक जगह सैनिटाइज होना, ये हम लोगों की वो ताकत है जो उत्तराखंड को जो है इस दशक को जो है उत्तराखंड के नाम करने वाली है। पहाड़ के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए 2000 में गठित उत्तराखंड ने राज्य के हाल में कई प्रभावशाली विकास को देखा है। आगे देखते हुए इस विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुरूप इस दशक को कैसे ढालना है, इसके लिए हमें एक विजन होना चाहिए। हमारे पास एक विजन होना चाहिए कि इस दशक को हम आने वाले 3 साल जो बीत चुके हैं, अगले 7 सालों में हम कैसे उस विजन को प्राप्त करें, इसके लिए हमारे पास हम लोगों के पास एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके लिए इस दृष्टिकोण में 2030 तक उत्तराखंड के लिए, स्पेशली उत्तराखंड के लिए एक स्पेसिफिक पीरियडिक टारगेट निर्धारित किए जाने चाहिए। 2024 में कहाँ जाएंगे, 2025 में क्या करेंगे, 26 तक क्या करेंगे, ताकि जब 2030 तक हम पहुंचे तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, अगर हमने उत्तराखंड को उससे अलाइन कर लिया तो मैं समझता हूं कि आने वाले सालों में हम उसको जो है पूरी तरह से उत्तराखंड को सक्षम बना पाएंगे। और विजन 2020 का जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका व्यापक लक्ष्य जो हम देखते हैं वो होगा अर्थव्यवस्था को एक समृद्ध और स्वस्थ अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना। और अगर हम इस अर्थव्यवस्था को स्वस्थ और समृद्ध अर्थव्यवस्था को विकसित कर पा रहे हैं 2030 तक, तो मैं समझता हूं कि इसका जो मेन उद्देश्य होगा वो होगा पर्यावरण के साथ साथ सद्भाव में रहने वाली एक शिक्षित समान रूप से नियोजित आबादी का निर्माण करना। ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। आज के दिन में 2800 गांव करीब करीब खाली हो गए। अगर हमें अपने वनों को, उत्तराखंड को एक नया रूप देना है तो हमें एक ऐसे सद्भाव में रहने वाली एक शिक्षित और एक समान रूप से नियोजित आबादी का निर्माण करना होगा जो पहाड़ों में फिर से जाए और पलायन को रोके। The development should be sustainable and inclusive होना चाहिए, जिससे कि राज्य का संतुलित और सुनिश्चित विकास हो सके। इनमें अगर हम देखते हैं तो इसमें उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, अगर मैं डिजास्टर में मैं एनडीएमए में हूँ तो एनडीएमए में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने अपना HRVA पूरा किया है, हैजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। एक ऐसा राज्य है जिसने अपने चप्पे का HRVA पूरा किया हुआ है। और अगर HRVA पूरा किया है, अब जरूरत हमें HRVC करने का, हैजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी कैपेसिटी एनालिसिस। अगर हम उस एनालिसिस को भी HRVA के साथ पूरा कर लेते हैं तो कोई भी हमें उत्तराखंड के दशक को बनाने से नहीं रोक सकती है, कोई भी ताकत अगर हमें नहीं रोक पाएगी। उत्तराखंड राज्य सरकार, केंद्र सरकार के समर्थन से और एनडीएमए के सहयोग से राज्य SDMP जो उनका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, उसको वार्षिक संशोधन के लिए हम लोगों ने उसको स्वीकृत किया है। 2000 NDMP नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है 2016 में बना था, 19 में रिवाइज हमने किया था और उस समय हमने हर राज्य से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए। और उस प्लान को बनाते समय आज हमने उत्तराखंड को वो आगाह किया है कि आप हर साल अपने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को रिवाइज करते रहें ताकि एक दीर्घकालीन एक योजना बना सकें जिसमें नई टेक्नोलॉजी का समावेश हो और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का जितना जल्दी से जल्दी उसमें समावेश हो, तो ताकि आगे आने वाले भविष्य के लिए अपने को सुरक्षित कर सके। मैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वक्ता विराजमान हैं, मैं सिर्फ जो मेरा चार बिंदुओं पे मैं जोर डालना चाहूंगा। HRVA हमने स्टेट का किया है। नंबर 1 है जोखिम न्यूनीकरण, रिस्क असेसमेंट। जहां भी हम जो भी नए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, नए होटल्स बना रहे हैं, नए प्रोजेक्ट हम जो है उत्तराखंड में लेके आ रहे हैं, उसके लिए रिस्क असेसमेंट, जोखिम न्यूनीकरण होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बिना जोखिम न्यूनीकरण को एसेस किए हुए अगर कहीं भी वो लगाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो आने वाले टाइम में, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, नदियों का क्षेत्र है और यहाँ भूस्खलन, अर्थक्वेक, डिजास्टर, ड्रॉप, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट और क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं जो है आम तौर पे आती हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए अगर जोखिम न्यूनीकरण पे हम ध्यान दें तो एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। दूसरा है प्लान अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। जब भारत तेजी से शहरी विकास को देख रहा है और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। इस शहरीकरण को अगर हम नियमित कर सके, गांव से शहरों में आकर के, अगर हम देखते हैं जोशीमठ की
आपदा हमारे सामने है। 2003 में, 2004 में जहाँ करीब 500 टोटल मकान होते थे, आज जोशीमठ में करीब 2800 मकान है। उस क्षेत्र की धारक क्षमता क्या है, क्या वो सिटी उस कैपेसिटी को, उस लोड को ले सकती है कि नहीं, ये भी हमें देखना है। इसलिए नई सिटी से जो हम शहरीकरण करने जा रहे हैं, इसमें यह भी ध्यान दिया जाए कि हम उस शहर को ज्यादा तो नहीं आबाद कर रहे हैं, उसका शहरीकरण ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, क्या उसकी धारक क्षमता इतनी है कि वो उतने लोगों को ले जा सकता है कि नहीं। तीसरा पॉइंट है तकनीकी कानून, उपभोक्ता, इन्फोर्समेंट ऑफ टेक्नो लीगल अवेयरनेस। जो भी हमारे पास रूल रेगुलेशंस होते हैं, बिल्डिंग लॉज हैं, उनको हमें प्रॉपरली अपने स्टेट में फॉलो करना है। और चौथा, पांचवा पॉइंट है, मेरा चौथा और पांचवा पॉइंट है कि तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को संबोधित करना बहुत जरूरी है। इस साल करीब 45 लाख यात्रियों ने केदार, बद्री और 4 धाम यात्रा की प्रदर्शन की है। और जब ये पूरा हाईवे बन जाएगा, जब मसूरी देहरादून और दिल्ली हाईवे बन जाएगा, तो आने वाले 2025 में मान के चलिए कम से कम 75 लाख लोग उस दौरान जो है तीर्थ यात्रियों का भ्रमण करेंगे। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे तीर्थ स्थान उसके लिए तैयार हैं? इसमें भी हमारा जोर देने की जरूरत है। और लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा कि फोकस ऑन नॉलेज ड्रिवन इंडस्ट्री। बड़े बड़े इंडस्ट्रियों को ना ला करके अगर हम छोटी छोटी इंडस्ट्री को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं, टूरिज्म से रिलेटेड जो वो हैं, एजुकेशंस हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल है, एक टेक्नो हब हम उत्तराखंड को जो है डेवलप कर सकते हैं। इन सभी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।